नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनफाइनाइट स्टडी क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य तथा उनसे संबंधित प्रश्न। चलते हैं अपने सेशन के प्रथम क्वेश्चन की तरफ। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी दोस्तों, हमारा सेशन का प्रथम क्वेश्चन, वह पोषक चक्र कौन सा है जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। जी दोस्तों, विकल्प हमारे पास चार हैं। प्रथम विकल्प कार्बन चक्र, बी नाइट्रोजन चक्र, सी सल्फर चक्र, डी फास्फोरस चक्र। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए कार्बन चक्र। जी दोस्तों, चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वह पोषक चक्र कौन सा है जो पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। जी दोस्तों, पोषक चक्र, मुख्य पोषक चक्र कार्बन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र। जी, इनमें से एक ऐसा पोषक चक्र है जो पत्थरों के अपक्षय से भी प्रभावित होता है। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी होगा, फास्फोरस चक्र। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं अपने सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जीव मंडल में अजैव घटक के पदार्थ कौन कौन से होते हैं। जी दोस्तों, जैव मंडल में हमारे मुख्यतः दो ही घटक हैं, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। तो उनमें से हमारे पास विकल्प ए हवा, विकल्प बी जल, विकल्प सी मृदा, उपर्युक्त सभी। तो दिए गए विकल्प के अनुसार जो जीव मंडल के अजैव घटक हमसे पूछे गए हैं उन्हें देखकर इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, विकल्प डी। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान लगभग कितना होता है। जी दोस्तों, सेशन का क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण समुद्र में पादप, शैवाल एवं अन्य वनस्पतियां हैं जिनसे होता है। इसका प्रकाश संश्लेषण में लगभग समुद्री पादपों का योगदान दिए गए विकल्प 90%, 75%, 10% और 50%। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए 90%। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक आवश्यक संबंध कौन से होते हैं। जी दोस्तों, विकल्प नंबर 1 प्राकृतिक आपदा हेतु, विकल्प बी ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र, विकल्प सी ए और बी दोनों, विकल्प डी अखाद्य श्रृंखला हेतु। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प सी ए और बी दोनों। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी % होती है। जी दोस्तों, हमारी वायुमंडल में जो हवा है उसमें शुष्क हवा कहने का मतलब है कि जो वायुमंडलीय हवा है अगर उसमें कोई नमी नहीं होती है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितने % है पूछा गया है। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर देने के लिए हमारे पास विकल्प हैं 4, 21%, 78%, 27% और 50%। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 78%। जी दोस्तों, इसके बाद आता है नंबर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन लगभग होती है 21%। कुछ अपडेटेड जो डाटा आया है उसके अनुसार 20.99% दिया रखा है, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम हो रही है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। जी दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमारे पौधों का एक प्रमुख लक्षण है। उसी से संबंधित हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 4 विकल्प दिए रखे हैं, जिनके अनुसार पौधों का एक कौन सा कार्य नहीं है हमें बताना है। विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, विकल्प बी सौर का अवशोषण, विकल्प सी ऑक्सीजन की विमुक्ति, विकल्प डी वायु का प्रदूषण। जी दोस्तों,
कार्बन डाइऑक्साइड का भी अवशोषण हमारे पौधे करते हैं, इसलिए ये भी सही है। तो इसके अनुसार हमें गलत कौन बताना है कि कौन सा कार्य नहीं है, तो ये हमारा विकल्प सही नहीं होगा। सौर का अवशोषण, ये भी हमारा सही विकल्प है, यानी पौधों का ये भी कार्य है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। ऑक्सीजन की विमुक्ति, पौधे ऑक्सीजन को भी विमुक्त करते हैं, ये भी सही है, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार ये भी विकल्प सही नहीं होगा। विकल्प डी, यानी पौधे वायु का प्रदूषण ना करके वायु को शुद्ध करते हैं, इसलिए हमारा विकल्प नंबर डी क्वेश्चन नंबर 7 का सही होगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्वच्छ जल समुदाय में आवास, लैंगिक आवास, यानी इसका मतलब है कि इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। लैंटिक आवास होता है, लैंगिक आवास नहीं होता है, यहाँ पे लैंटिक होगा, लैंटिक आवास का उदाहरण कौन सा है? ये दोस्तों हमारे पास 4 विकल्प हैं। तालाब एवं दलदल, झरना, यहाँ भी मिसप्रिंट हो गया, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी, उपर्युक्त सभी। ये दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, तालाब एवं दलदल। चलते हैं अपने सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जो सागर की तली में रहते हैं क्या कहलाते हैं? जी दोस्तों हमारे पास विकल्प हैं 4, कवक, लाइकेन, बेंथस, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों ये जूनियर सुपर टेट 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, बेंथस। जी दोस्तों चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सामान्य रूप से सागरीय जल का औसत तापमान लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? जी दोस्तों इसका सही उत्तर निकालने के लिए हमारे पास 4 विकल्प हैं। 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जी दोस्तों सही उत्तर इसका है विकल्प ए, 26 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये औसत तापमान है। जो गर्म जलधारा हैं उनका तापमान कुछ अधिक भी होता है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। जब पर्वत के पिछले ढालों पर वर्षा नहीं होती है तो ऐसे ढालों को क्या कहा जाता है? जी दोस्तों ये यूपी टेट 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एक परीक्षाओं में आने वाला अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट टर्न, विकल्प बी वृष्टि छाया क्षेत्र, विकल्प सी निर्जन प्रदेश, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। जी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वृष्टि छाया क्षेत्र। इसे रेन शैडो क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि अभी जो परीक्षा में दिया गया था वो वहाँ पर वृष्टि छाया ना देकर रेन शैडो लिखा गया था। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? जी दोस्तों इसका सही उत्तर निकालने के लिए हमारे पास 4 विकल्प हैं। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी उद्गार। जी दोस्तों 4 विकल्प, इसमें पहला विकल्प हमारे पास दिया है श्वसन। श्वसन में हम ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के साथ बाहर छोड़ देते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है। जबकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके हमें पौधे उपलब्ध कराते हैं। जैविक पदार्थों का क्षय, उसमें भी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जबकि विकल्प डी ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी में जल वाष्प और अन्य तमाम चीज़ें निकलती हैं, फिर विकल्प बी सही होगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बृहत ज्वार किस दिन आता है? जी दोस्तों बृहत ज्वार आने के लिए अमावस्या, पूर्णिमा, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। जी बृहत ज्वार जब समुद्र में जल के ऊपर उठने को और गिरने को ज्वार और भाटा के नाम से जाना जाता है। इसलिए दोस्तों चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
विश्व का सबसे गहरा फिलीपींस द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे गहरा गर्त फिलीपींस द्वीप के उत्तर पूर्व में कहाँ पर स्थित है? जी दोस्तों, ऑल्ड्रिच, सुंडा, मुर्रे, मेरियाना। जी दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे गहरा गर्त जो है वो मेरियाना गर्त है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ओसांक प्राप्त विशाल वायु राशि को क्या कहते हैं? ये दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास विकल्प 4 दिए रखे हैं। हवा, चीखता साठा, अग्नि और बादल। जी दोस्तों, जब वायु में नमी की सांद्रता अधिक हो जाती है, अर्थात ओसांक जो है वो शब्द नमी का ही एक शब्द है। नमी का हो चाहे ओसांक का हो, बात एक ही है जी। तो हमारी हवाएं जब बड़ी वायु राशि होती हैं तो वहाँ पर उसे बादल का निर्माण करती हैं। हवा तो सामान्य नाम है, चीखता साठा जो पछुआ पवन का एक प्रकार है, और अग्नि तो आग है ही है, इसलिए ओसांक प्राप्त वायु राशि को बादल कहते हैं। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वेनेजुएला धारा किस महासागर की है? जी दोस्तों, वेनेजुएला धारा विकल्प हमारे पास 4 दिए रखे हैं। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, अंध महासागर। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ज्वारीय तरंगों का प्रयोग संसाधन के किस रूप में किया जा सकता है? जी दोस्तों, ज्वारीय तरंगों का उपयोग हम विकल्प हैं हमारे पास खनिज, ऊर्जा, मृदा, पवन। जी दोस्तों, जैसा कि जाहिर हो रहा है कि तरंग एक ऊर्जा जो है हमें प्रदान करती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, ऊर्जा। क्योंकि ज्वारीय तरंग ऊर्जा से कुछ विद्युत उत्पादन है तो प्लांट स्थापित किए गए हैं। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ज्वारीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है? सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है? जी दोस्तों, इसका सही उत्तर निकालने के लिए 4 विकल्प। विकल्प ए सोडियम क्लोराइड, विकल्प बी मैग्नीशियम क्लोराइड, विकल्प सी मैग्नीशियम सल्फेट, विकल्प डी कैल्शियम सल्फेट। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड, अर्थात साधारण नमक यानी NaCl। इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र जो होता है वो NaCl होता है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जैविक जीवों में सर्वाधिक समूह को कौन सा मंडल आश्रय प्रदान करता है? जी दोस्तों, अपने सेशन के 19 नंबर क्वेश्चन पर हम हैं। हमारे पास 4 विकल्प हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ए और बी दोनों। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर है जल मंडल, क्योंकि पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग से ज़्यादा पर जल उपलब्ध है, चाहे वो बर्फ़ के रूप में हो या सागरीय रूप में हो। तो दोस्तों, उस आधार पर जलमंडल ही सबसे ज़्यादा जीव समूह को आश्रय प्रदान करता है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। धरातल का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है? जी दोस्तों, 1/3, आधा, 2/3, 3/4। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 3/4। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ। पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा तत्व है? जी दोस्तों, कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद नंबर आता है वो धातु के रूप में एल्युमिनियम है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा उपलब्ध है, तो सिलिकॉन, जिसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जी दोस्तों, जब हम CaSO4 2H2 के
अ, का जल अपघटन करके इसमें से 1.5 अणु जल का बाहर निकाल देते हैं तो वहाँ पर निर्मित होता है CaSO4 हाफ H2O, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की तरफ। परितंत्र में मानव क्या है? जी दोस्तों, मानव बहुत सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई परीक्षा में पूछा जाता है। इसका सही उत्तर होगा सर्वाहारी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? जी दोस्तों, परिजीवी, मृतोपजीवी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मृतोपजीवी, क्योंकि मृतोपजीवी जो होते हैं उन्हें अपघटक भी कहा जाता है, जबकि परजीवी तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि दूसरे पर आश्रित, जब दूसरे पर आश्रित हैं तो उपभोक्ता ही होंगे। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत अपघटक जीव कौन से कहलाते हैं? जी दोस्तों, अपघटक जीव विषाणु, कवक, जीवाणु, बी और सी दोनों। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी और सी दोनों, क्योंकि विषाणु जो है हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विषाणु जो है वो वायरस, यानी इसका क्रिस्टल रूप भी बनाया जा सकता है। एक बार एक परीक्षा में पूछा गया था कि निम्न में से किसको क्रिस्टल रूप में संरक्षित किया जा सकता है? वायरस को क्रिस्टल रूप में संरक्षित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है कवक और जीवाणु दोनों, यानी विकल्प डी सही होगा। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 25 तरफ। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनिर्मित किया जाता है। जी दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, CFC द्वारा या जलवाष्प द्वारा। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। जबकि CFC जो है वो ओजोन क्षरण के लिए जानी जाती है। CFC का काम विनिर्मित करना नहीं है। CFC जो है वो ओजोन क्षरण के नाम से ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? ये दोस्तों, सूर्य ऊर्जा उत्पादन, वनीकरण, नाभिकीय शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय शक्ति, क्योंकि ये हमारे जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, जबकि बाकी 8 मिशन जो हैं वो सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। खाद्य श्रृंखला में मानव का स्थान कौन सा है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों। जी दोस्तों, उत्पादक तो केवल हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, क्योंकि मानव को उत्पादक तो कहा ही नहीं जा सकता, इसलिए विकल्प हमारा सही नहीं होगा। प्राथमिक उपभोक्ता जो पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं, यानी अब हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होंगे जो वो शाकाहारी होंगे। चलते और द्वितीय उपभोक्ता जो उन शाकाहारियों का सेवन करें, यानी मांसाहारी। लेकिन जबकि मानव शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी, यानी दोनों रूप में अपना आहार प्राप्त करता है, इसलिए मानव जो है वो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का कार्य करता है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत के सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? जी दोस्तों, इसका सही उत्तर निकालने के लिए 4 विकल्प हैं। गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। जी दोस्तों, गुजरात यानी वेम्बनाड, जिसे आर्द्रभूमि कहते हैं, भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि जो है वो वेम्बनाड गुजरात में है। जबकि उत्तर प्रदेश में केवल एक है, ऊपरी गंगा भाग, ऊपरी गंगा भाग यानी बिजनौर, उसकी बुलंदशहर की नरोरा में। जबकि बाकी केरल, महाराष्ट्र में और आर्द्रभूमियाँ हैं। यहाँ पर सब सही उत्तर होगा गुजरात।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है? जी दोस्तों 30 प्रश्नों की ये सीरीज है, इसके बाद केवल एक क्वेश्चन शेष है। इसका सही उत्तर होगा गंधक, फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन। इसका सही उत्तर होगा आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की जितनी भी मात्रा हमें प्राप्त होती है वो समुद्री खरपतवार से ही प्राप्त होती है, चाहे वो किसी रूप में हो। चलते हैं अपने सेशन के क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जी दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी दोस्तों इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी। जी दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, इथोलॉजी। जी दोस्तों धन्यवाद। सभी दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका दोस्त आपका सदैव आभारी रहेगा। जी दोस्तों धन्यवाद।